एक खूबसूरत सा गांव था। उस गांव के नदी के किनारे श्याम, सुंदर, आलोक और आशीष बैठकर आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। आशीष के हाथ में एक बड़ा लड्डू सा है। वो इसकी ताक में है कि वो इसे कब खाए। अरे सुंदर, अगर मैं मुंबई चला जाऊँ तो फिल्म के हीरो के बगल में खड़े होने से भी डरेंगे। मुझ में वो कटआउट है और वो ग्रेस है। हाँ श्याम भाई, तुम बस इशारा कर दो तो मैं इस नदी के 2 टुकड़े में बांट दूंगा। मेरी एक मार से तो पहाड़ भी पाउडर हो जाने चाहिए। तभी कहीं से एक छोटा सा मेंढक कूद कर वहाँ जाता है, जिसे देखकर सुंदर डर के मारे एक तरफ कूदता है। अरे सुंदर, जरा संभल कर। तेरे इस डर की वजह से अगर मेरे हाथ का लड्डू नीचे गिर गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा लड्डू मेरी जान से भी ज्यादा बढ़कर है। देखा, मुझे पहले से ही पता था कि सुंदर इस मेंढक को देखकर डर जाएगा। इसके ये बाहुबली वाले डायलॉग बस ऐसे ही है। ठीक उसी समय नदी के बीचों बीच में एक स्वामी जी पानी से बहते चले आ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ। वह आवाज सुनते ही चारों सतर्क हो गए। अरे वो देखो, कोई स्वामी जी बहते चले आ रहे हैं। चलो रे राक्षसो, मेरा मतलब हीरो, चलो कूदो। चारों ने नदी में छलांग लगा दी। सुंदर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगा। आशीष ने उसके बाल पकड़े, उसे बाहर खींच लिया। श्याम और आलोक ने मिलकर स्वामी जी को जैसे तैसे पकड़ा और किनारे पर लेकर आए। किनारे पर आने के बाद स्वामी जी ने गहरी सांस ली। धन्यवाद बेटा, तुम लोग ने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारे इस साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग कोई साधारण लड़के नहीं हो। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो, मैं अपनी तपस्या शक्ति से तुम्हें वो वरदान दूंगा। स्वामी जी, मुझे रोज 100 समोसे मुफ्त में मिलने का वरदान दे दीजिए प्लीज। मुंह बंद कर रखा आशीष, तुझे हमेशा खाने की पड़ी रहती है। स्वामी जी, आप हमें दुनिया के किसी के पास न हो उतना असीम शारीरिक बल प्रदान कीजिए। हम सुपर हीरो बनना चाहते हैं। मुझे पहले ही पता था शाम तू यही मांगेगा, इसलिए मैं चुप था। तथास्तु, अब से तुम चारों में 100 हाथियों का बल आ जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस बल का उपयोग केवल अच्छे कर्मों के लिए ही करना, समाज की सहायता करना। अगर तुमने इसका उपयोग किसी बुरे काम के लिए किया तो उसी क्षण यह वरदान समाप्त हो जाएगा। वरदान मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर ही गांव में इन तीनों का हंगामा देखने लायक था। गांव के बीचों बीच शाम की गैंग एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी को उसमें बैलों के समेत एक ही हाथ से हवा में उठाकर दिखा रहे थे। गांव के लोग हैरान होकर तालियां बजा रहे थे। देखा, हमारा पावर, एक हाथ से मारेंगे तो पहाड़ भी टूट कर बिखर जाएगा। वाह वाह, शाम गैंग जिंदाबाद, गांव को सुपर हीरो मिल गए। इस सारे हंगामे को पास से मौजूदा पुरानी कबाड़ी की दुकान का मालिक पटनायक और उसका असिस्टेंट लड्डू देख रहे थे। पटनायक की आंखों में लालच की चमक आ गई। अरे लड्डू, इन चारों के शरीर में नशे नहीं है रे। ऐसा लगता है जैसे जेसीबी के हाइड्रोलिक पाइप लगे हैं। अगर हमने इसका इस्तेमाल कर ले तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं, समझ गया? हाँ सेठ जी, अगर ये लोग 1 ट्रक उठाएंगे तो हमें 2 ट्रक जितना लोहा मिल जाएगा। अरे मूर्ख, 1 ट्रक उठाएंगे तो 1 ही ट्रक का लोहा मिलेगा ना। तुझे हिसाब किताब बिल्कुल नहीं आता। हमेशा 1 किलो और आधा किलो के फर्क में उलझकर मुझे डुबाता रहता है। चल कर इनका ब्रेन वॉश करते हैं। पटनायक धीरे से मुस्कुराते हुए श्याम गैंग के पास आया। अरे श्याम बाबू, ये सब क्या है? गांव वालों की तालियों से क्या जेब भरती है क्या, या पेट भरता है? क्या इनकी तालियों को लेकर तुम मुंबई जाकर सिनेमा बनाओगे? बिल्कुल नहीं भरेगा सेठ जी। तालियां खाने से पेट थोड़ी ना भरता है, दर्द होता है। समोसे खाने से चुस्ती दूर होती है। मुझे तो ये तालियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। रात के समय गांव के बाहर जो किसी का काम का ना हो पुराना लोहे का सामान पड़ा रहता है ना, उसे मेरी दुकान पर लाकर दे दिया करो। मैं तुम्हें बोरिया भर भर के पैसे दूंगा। उन पैसों से शाम मुंबई जाकर हीरो बन सकता है और आशीष अपनी समोसे की फैक्ट्री लगा सकता है। क्या करते हो भाई? मुझे पहले से ही पता था कि पटनायक जी किसी न किसी दिन बिजनेस डील की बात करेंगे, लेकिन अगर पैसे मिलेंगे तो अच्छा है। डील पक्की। गांव की सेवा करते करते बोर हो गए। आज रात से हमारा असली एक्शन शुरू होगा। आधी रात के 2 बज रहे थे। गांव के छोर पर रेलवे ट्रैक के पास एक पुराना लोहे का डिब्बा पड़ा हुआ था। शाम गैंग धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पर पहुँच गया। चारों तरफ अंधेरा था। अरे शाम, वो अंधेरे में कोई भूत जैसा लग रहा है रे। मुझे न जाने क्यों डर से पैर कांप रहे हैं। क्या हम घर वापस चलते हैं? अरे डरपोक कहीं के, वह भूत नहीं है रे, पेड़ की परछाई है। हमारे पास 100 हाथियों का बल है। अगर भूत भी आ गया तो उसे भी लोहे के टुकड़े की तरह मरोड़ देंगे। चलो डिब्बा उठाओ। चारों ने मिलकर उस भारी रेलवे के डिब्बे को बहुत ही आसानी से अपने सिर के ऊपर से उठा लिया। आशीष एक हाथ में डिब्बा पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से जेब में रखे जिलेबी खा रहा था। अरे वाह, बल आने के बाद तो ये रेल का डिब्बा भी मुझे रुई के फाहो जैसा लग रहा है। लेकिन इस आधी रात के समय अगर गर्मा गर्म पकौड़े होते तो कितना मजा आता। मुझे पहले से ही पता था कि तू इस समय पकौड़े के बारे में ही सोचेगा। चलो जल्दी चलो, सुबह हो गई तो पुलिस आ जाएगी।
तड़के में सुबह पटनायक अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि चारों लोग बड़ा सा रेल का डिब्बा अपने सिर पर उठाकर ला रहे हैं। ये देखकर पटनायक के होश उड़ गए। अरे बाप रे, मैंने इन पुराने लोहे का सामान लाने को कहा था और ये तो पूरा के पूरा रेल का डिब्बा ही उठा के लाए। अरे इनकी तो ऐसी की तैसी। सेठ, ये तो छोटे साइज के टिफिन बॉक्स जैसा लग रहा है। इसे हम अपनी दुकान में कैसे छुपाएंगे? ये अंदर तो जाएगा नहीं। अरे मुंह बंद कर रख रहे भाई, इसे अलग अलग टुकड़ों में काट कर अंदर रख सकते रे भाई। श्याम बाबू, अद्भुत, ये लो तुम्हारे पैसे। उसके बाद के दिनों में उनकी चोरियां और भी बढ़ गई। एक दिन बिजली के खंभे, एक दिन रेलवे का गेट और एक दिन तो हद ही हो गई। वे सीधे रेलवे ट्रैक के टुकड़े ही पटना की दुकान में लाकर फेंक देते हैं। गांव से लोहे की चीजें गायब होने के कारण लोग अपना सिर पकड़ रहे थे। एक दिन पटनायक अपनी दुकान में बैठकर बड़ा स्केच बना रहा था। तभी शाम गैंग वहां पर आया। ए श्याम बाबू, छोटी मोटी चीजें लाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। गांव के बीचों बीच में एक 100 फीट का ऊंचा लोहे का मोबाइल टावर है, देखा ना? उसे आज रात ही रात गायब करना है, उसके बहुत पैसे मिलेंगे। इतना बड़ा टावर, अगर उसमें करंट हुआ तो शॉक नहीं लगेगा क्या? हमारी जान चली नहीं जाएगी क्या? शॉक लगेगा तो कैसे हीरो बनूंगा रे मैं? फिल्म में हीरो को शॉक लगे तो वो स्टाइल से खड़ा रहता है। रात को वो टावर पटना की दुकान में होना चाहिए। तय किए अनुसार आधी रात को चारों मोबाइल टावर के पास पहुंचे। आसपास कोई नहीं था। शाम ने इशारा किया और चारों ने टावर के चारों कोने के पिलर्स को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। हुसैन करते हुए ऊपर तरफ खींचा। क्रिश क्रैश की आवाज के साथ 100 फीट का मोबाइल टावर अपनी नींव समेत उखड़ गया। चारों ने उसे अपने कंधों पर रखकर पटनायक की दुकान की ओर चल दिए। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चौहान अपनी कुर्सी पर बैठकर पैर टेबल पर रखकर फोन देख रहे थे। सिग्नल न मिलने के कारण फोन हवा में हिलाते हुए गुस्से से चिल्ला रहे थे। अरे लल्लू, आज ही इंडिया पाकिस्तान का मैच है रे, और इस फोन के सिग्नल को क्या हो रहा पता नहीं। नेटवर्क नॉट अवेलेबल करके दिखा रहा है। मेरी सट्टेबाजी का क्या होगा? सर, मैं हवे में ही सुनकर बता सकता हूँ कि चोर कौन है। मैं जमीन को भी सुन सकता हूँ। गांव में किसी भी लोहे की चोरी की बू आ रही है सर। मुंह बंद कर रख मूर्ख। हवा में लोहे की बू कैसी रे? चल बाहर चलकर देखते हैं कि टावर के सिग्नल को क्या हुआ। चौहान और लल्लू जीप में बैठकर गांव के बीच में पहुंचे। वहां पर मोबाइल टावर होना चाहिए था। वहां सिर्फ खाली जमीन बची थी। अरे लल्लू, टावर कहाँ गया रे? रात को यही था ना? क्या हवा में उड़ गया? सर, यहीं पास में पंचायत ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा है, चलिए उसका रिकॉर्डिंग देखते हैं। जब उन्होंने जाकर कैमरे का फुटेज देखा तो रात के समय श्याम सुंदर आलोक मिलकर उस टावर को अपने कंधे पर उठाकर ले जाते हुए साफ दिखाई दिए। ओहो, तो इन हवाई बदमाशों ने ये काम किया है। इनके पास इतना बल कहाँ से आया रे? चल उस कबाड़ी पटनायक की दुकान पर ये लोग मिलेंगे, वहीं चलते हैं। पटनायक की दुकान में लड्डू एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर टावर के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद ही नीचे गिर रहा था। शाम गैंग वहाँ बैठकर पैसे गिन रहे थे। लड्डू, उस टुकड़े को ठीक से काट रहे, जल्दी से ट्रक में लोड करना है। सर, ये लोहा नहीं है, बहुत मजबूत है। मेरी कुल्हाड़ी टूट जाएगी ऐसा लग रहा है सेठ। तभी जीप के सायरन की आवाज सुनाई दी। चौहान और लल्लू वहाँ पर अंदर आए। हैंड्स अप चोरों के सरदारों, गाँव का मोबाइल टावर ही चुरा लिया। तुम लोगों को जेल में डालकर मैच दिखाऊंगा। शाम हंसते हुए, जवान साहब, अगर हमारे बीच आए तो इन हाथों से आपको और आपकी जीप को मसल देंगे। हमारे पास सुपर पावर्स है। हाँ, हम बहुत बलवान हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। अच्छा, इतने बलवान हो तो ये लो, ये एक सीमेंट की बोरी रखी है। तुम चारों में से कोई भी इसे हाथ से उठाकर दिखाए तो मैं तुम्हारी पावर मानूंगा। शाम स्टाइल से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उस सीमेंट की बोरी को एक हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन बोरी टस से मस नहीं हुई। शाम ने दोनों हाथ लगाए और चेहरा लाल होने तक पूरी ताकत से खींचने लगा, लेकिन बोरी 1 इंच भी नहीं हिली। अरे ये क्या है? मेरा बल कहाँ गया? सुंदर, आलोक, आओ रे, मुझे बचाओ। चारों ने मिलकर उस सीमेंट की बोरी को उठाने के लिए एक चड्डी का जोर लगा दिया, लेकिन वे उसे नहीं उठा पाए। सब हाफने लगे। अरे बाप रे, मेरे शरीर का सारा दम निकल गया। एक समोसा मिले बिना मैं हिल भी नहीं सकता। मुझे पहले से ही पता था किसी न किसी दिन हमारा बल चला जाएगा, इसलिए मुझे पहले ही कह देना चाहिए था। तभी दुकान के मुख्य दरवाजे से स्वामी जी अंदर आए, जिनकी जान उन्होंने बचाई थी। चौहान ने उन्हें प्रणाम किया। मूर्खो, इंस्पेक्टर चौहान जी ने मुझे फोन करके तुम्हारे किए अन्याय के बारे में बताया। समाज के लिए दिए गए वरदान का तुम लोग चोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए चौहान जी तुम्हें पकड़ने से पहले ही मैंने अपना वरदान वापस ले लिया। अब तुम पहले की तरह साधारण और बेकार लड़के हो। स्वामी जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। टावर यही लोग लेकर आए थे, मैंने नहीं मांगा था। हाँ स्वामी जी, टावर का वजन कितना है यह भी मुझे पता नहीं था। मैं तो बस आधा किलो का पत्थर ही उठा पाता हूँ। लल्लो, इन सबको कोड़े की मार का स्वाद चखाओ। चलो सब जेल चलो।
सर जेल की बैरक में बदबू आ रही है सर। चोरों से ज्यादा तो वहाँ मच्छर ही लग रहे हैं। मच्छर नहीं रहे, तुझे तो वहाँ पर सांप काटेंगे। चलो आगे बढ़ो। पुलिस ने श्याम सुंदर, आलोक, आशीष पटनायक और लड्डू के हाथों में हथकड़ी लगाई और उन्हें जीप में बिठा दिया। जब जीप जा रही थी तो गांव के लोग टावर के टुकड़े को देखकर अपना सिर पीट रहे थे। सीख